Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. नमस्कार, हेलो। मैं डॉक्टर विकेश गुप्ता। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। आज मैं आप लोगों के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करने आया हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो कि 1% पॉपुलेशन में, आम जनता में पाया जाता है। इतना कॉमन होने के बावजूद इस बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। उसका कारण स्टिग्मा है। बहुत से लोग इसे छुपाते हैं। आज भी इतना जानकारी होने के बावजूद मनोरोग को अच्छा नहीं माना जाता है, उसे गंदी नज़र से देखा जाता है। इस कारण के लोग इसे नहीं आते, इसलिए हम हर वर्ष 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाते हैं। उसका कारण है लोगों से स्टिग्मा हटाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी फैलाना। तो आज उसी उद्देश्य के साथ मैं आपसे बात करूँगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। ये ब्रेन में कुछ केमिकल ऊपर-नीचे होने के कारण, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनके ऊपर-नीचे होने के कारण ये रोग होता है और इसका दवाइयों से इलाज होता है। मनोरोगी विशेषज्ञ जो हैं, साइकियाट्रिस्ट जो हैं, वो इसका इलाज करते हैं। तो आज इन्हीं विषय के बारे में आपको बताने आया हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि 1% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है और इसके जो लक्षण होते हैं, वो जो मुख्यतः लक्षण होते हैं, वो होते हैं डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थॉट प्रोसेस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब हम बात करते हैं डिल्यूजन के बारे में। डिल्यूजन्स एक ऐसे बिलीव्स हैं, ऐसे विश्वास हैं जो रोगी को होते हैं और वो झूठ होते हैं और उन रोगियों को उन पे विश्वास होता है। जैसे कि शक-महम होना, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उन्हें रोगियों को लगता है कि उनके खिलाफ पूरी दुनिया है, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, उनके खाने में ज़हर मिलाया जा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस तरह की जो लक्षण हैं, ये लक्षण डिल्यूजन्स के अंडर आते हैं और भी डिल्यूजन्स काफ़ी होते हैं। हैलुसिनेशंस, हैलुसिनेशन जो हैं, वो इस तरीके के लक्षण हैं जैसे कि लोगों को आवाज़ें आना। ऐसी आवाज़ें जो दूसरों को ना सुनाई दें या ऐसे चीज़ें दिखना जो दूसरे ना देख पाएँ और साथ ही साथ उनको दूसरी आवाज़ें या दिखाई देने वाली चीज़ें दिखाई दें। तो इन्हें हम हैलुसिनेशंस कहते हैं। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस या स्पीच। ऐसा उल-जलूल बोलना जिसका कोई मतलब ना हो, बातें बहुत ज़्यादा हों लेकिन बोलना कुछ। जैसे कि आप किसी का नाम पूछें, वो आपको पूरी जहाँ की इन्फॉर्मेशन दे दे लेकिन वो चीज़ें एक-दूसरे से लिंक ना हो। इर्रेलेवेंट टॉक जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव लक्षण। फिर आते हैं नेगेटिव लक्षण। ऐसे लक्षण जो कि आम आदमी में होने चाहिए लेकिन नहीं होते, जैसे कि एवोल्यूशन, किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति का ना होना, अपने एपैथी, किसी भी सुख-दुःख का पता ना होना, सुख-दुःख में इन्वॉल्व्ड ना होना, एसोशल होना, सोसाइटी से बिल्कुल कट रहना, अपने आप में रहना, अपनी सफाई का ध्यान ना रखना, अफेक्ट ब्लंटिंग, किसी भी प्रकार के इमोशन का ना रहना, ये नेगेटिव लक्षण है। ये हमने लक्षणों की बात करी। अब हम बात करते हैं इसके कारणों। इसके कारण होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपको विदित ही होगा कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें बहुत सारे कारण होते हैं, पर्टिकुलर एक कारण नहीं होता। उसी तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हम एक मॉडल पढ़ते हैं बायो साइकोसोशल, उससे हम इनका जो है इटियोलॉजी या कारणों का एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके जो केमिकल्स हैं ब्रेन में, जो न्यूरो सर्किट्स हैं, उनमें केमिकल होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी जो मात्रा है वो डिरेंज हो जाती है। दूसरा जो है साइकोसोशल, जब बच्चा डेवलप होता है तो जो उसके एनवायरनमेंट रहता है उसकी डेवलपमेंट में, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। या सोशल फैक्टर्स, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति नशा करता है, जैसे कि भांग, या कोई और नशा करता है, शराब का नशा करता है, तो जिसमें जेनेटिक्स वल्नरेबिलिटी हो
यानी कि आनुवंशिकता जिसमें हो, परिवार में जिसमें चला हुआ आ रहा हो, उसमें अगर एनवायरमेंटल फैक्टर मिले, सोशल फैक्टर मिले, तो ये बीमारी जो है अपना रूप धारण कर लेती है। ये बीमारी जो होती है वो 20 से 24 साल के युवाओं में बहुत कॉमन होती है, वहाँ इसकी शुरुआत होती है और ये लक्षण जो हैं बहुत धीरे-धीरे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इस बीमारी का पता कैसे करें। अगर हमें थोड़ा व्यवहार में पता लगेगा, जैसे कि घर वालों को कुछ व्यवहार में चेंजेस लगेंगी, तो हम देख सकते हैं। अगर हमें जागरूकता होगी, हमें लक्षणों के बारे में पता होगा, हमें पता होगा कि ये मानसिक रोग की तरफ लक्षण जा रहे हैं, तो हम उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएँ। जो स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है वो किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, किसी जाँच से, किसी जो हमारी ब्रेन की अलग-अलग स्कैनिंग्स होती हैं, उससे किसी भी चीज़ से नहीं होता। उसका जो डायग्नोसिस बनता है वो हिस्ट्री से बनता है। जो घरवाले हमें हिस्ट्री देते हैं, एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट जब हिस्ट्री सुनता है, उसकी एमएससी करता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसकी करता है या उसको ऑब्जर्व करता है। उसकी जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो अपने सामने आधे 1 घंटे के लिए जब उससे बात की जाती है, मरीज से उसकी हिस्ट्री को अच्छे तरीके से खंगाला जाता है, जो उसमें साइकोपैथोलॉजी होती है वो उसको देखा जाता है। उसको जो आईसीडी क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसमें अलग-अलग क्राइटेरियाज हैं, उनसे क्वालिफाई करके फिर हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। फिर जब हम डायग्नोसिस बना लेते हैं, फिर हम इसके इलाज की बात करते हैं। तो इसके इलाज के लिए जैसे कि ये साइकोटिक इलनेस है, तो हमें एंटीसाइकोटिक्स का जो है यूज़ करते हैं। एंटीसाइकोटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो डोपामाइन और सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, केमिकल हैं, उन पे काम करती है ब्रेन में। तो एंटीसाइकोटिक से इसका बहुत इलाज संभव है। इसके बाद जो है, इसके इलाज की ड्यूरेशन की बात की जाती है, कि इलाज लंबा कितना चलेगा। अगर देखिए लक्षण एक बार आते हैं, पहली बार लक्षण आते हैं, तो 1 से 2 साल तक जो है वो इलाज चलते हैं। शुरू में जब लक्षण आए, वो ठीक होने के बाद हम प्रोफिलैक्टिक दवाई पीरियड के लिए मेडिसिन चलाते हैं कि बार-बार बीमारी ना हो। फिर उसके बाद धीरे-धीरे बीमारी को दवाइयों को कम करके बंद कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मिर्गी के दौरा या सीज़र की बात करते हैं। जब एक बार सीज़र होता है, फिर सीज़र फ्री पीरियड 2 इयर्स के लिए रहता है, फिर हम उसकी दवाइयों को टेपर करते हैं और बंद कर देते हैं। उसी तरीके से इसके कुछ वैसा ही हम स्किज़ोफ्रेनिया में करते हैं। अगर पहली बार लक्षण आए हैं, तो हम जब इसके लक्षण बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पेशेंट रिमिट हो जाता है, तो हम उसके जो है प्रोफिलैक्सिस टाइम के लिए दवाइयाँ चलाते हैं, टेपर करते हैं और बंद करते हैं। जितना ज़्यादा लंबे समय तक दवाई चलेगी, चांसेस रहते हैं कि उतना कम दोबारा ये लक्षण आएँ। अगर दूसरी बार लक्षण आते हैं, तो 5-6 साल तक हमें इलाज करना पड़ता है और इसका इलाज कितना चलेगा ये मरीज टू मरीज डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी में आनुवंशिकता है, परिवार में है, लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिव लक्षण हैं या नेगेटिव लक्षण हैं, तो उस तरीके से इलाज चलता है। बहुत सारी इसमें दवाइयाँ रहती हैं, 2 जनरेशन में दवाइयाँ होती हैं, फर्स्ट जनरेशन दवाइयाँ हैं, सेकंड जनरेशन की दवाइयाँ हैं। हर एक दवाई के हर एक अपने-अपने साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ मामूली से साइड इफ़ेक्ट हैं जो दूसरी दवाइयाँ एक आधी दवाई डाल के या डोज़ को एडजस्ट करके हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम किया जाता है। कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो सिर्फ़ मोटापा है, जिसे हम सिर्फ़ अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग या लिपिड प्रोफ़ाइल वग़ैरह शुगर मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। तो अगर मैं इलाज की बात कहूँ तो इलाज भी कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये लाइलाज रह जाए, यानी कि इसका इलाज ना कराया जाए, तो ये सोसाइटी के लिए बर्डन रह जाता है। मरीज बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, वो किसी काम के लिए नहीं रहता, प्रोडक्टिव नहीं रहता। और अगर इलाज कर दिया जाए तो 80 से 90% मरीज में आप पहचान नहीं सकते कि इसमें कोई बीमारी या कोई लक्षण है। दूसरी बात, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ करते हैं, तो उसके लिए हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं। मरीजों को एडहेरेंस रखने के लिए, दवाई के लिए उनकी फैमिली की काउंसलिंग की जाती है, उनकी साइको एजुकेशन की जाती है। फिर हम अगला स्टेप है वो है रिहैबिलिटी। मरीजों को दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में लाना, वो हमारा इसमें टारगेट रहता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम दवाइयाँ करेंगे, दवाइयाँ इसमें बहुत ज़रूरी रोल है। दवाइयों के बिना कुछ भी
संभव नहीं है। सिर्फ अगर हम बात करें कि काउंसलिंग से, तो काउंसलिंग से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन दवाइयों से ये बहुत हद तक जो है वो इलाज संभव है। फिर इसके साथ हम रिहैबिलिटेशन पे काम कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ उसके साथ ज़रूरी है। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये जो मेरी टॉक है उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, थोड़ी जागरूकता हुई होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।